The information provided on the Medogain platform is for general information and educational purpose only. All material taken from various sources for fair use. We don't support self-medications at any circumstances. Do consult with your doctor before use of any medication. Thank you. हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल मेडो ज्ञान पे। आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड होने वाले ड्रग्स के बारे में, जिसको हम लोग पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं। केमिकली अगर देखा जाए तो एसिटामिनोफेन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो चलिए पैरासीटामोल के बारे में विशेष रूप से जानते हैं। जैसा कि पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पैरासीटामोल को एसिटामिनोफेन के भी नाम से जाना जाता है। पैरासीटामोल पारा अमीनोफेनॉल डेरिवेटिव्स के अंतर्गत में आता है। पारा अमीनोफेनॉल डेरिवेटिव्स के अंतर्गत में सबसे पहला जो मेडिसिन आया करता था पहले, उसका नाम था फेनएसेटिन, जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, जिसको बैन कर दिया गया क्योंकि उससे किडनी पे सीवियर साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे थे। फेनएसेटिन पैरासीटामोल का ही एनालॉग है। अगर दोनों के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें तो दोनों का स्ट्रक्चर इसी का सब्स्टिट्यूएंट है। क्लासिफिकेशन अगर देखें तो पैरासीटामोल NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स और एंटीपायरेटिक एनाल्जेसिक के अंतर्गत में आता है। एज कम्पेयर टू अदर NSAID जैसे कि एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक सोडियम, ये सबसे कंपेयर अगर करेंगे तो पैरासीटामोल में एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन बहुत ही कमज़ोर होता है, बहुत ही पुअर पाया जाता है। और इसमें एक एडिशनल एक्शन होता है पैरासीटामोल में, एंटीपायरेटिक। फीवर एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से ऊपर चला जाता है, तो उस कंडीशन में पैरासीटामोल एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है बढ़े हुए बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर लाने में। तो ये एक एडिशनल प्रॉपर्टीज़ है पैरासीटामोल का। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन एराइज होता है कि पैरासीटामोल में एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन क्यों नहीं है। तो इसमें दो कारण सामने आते हैं। पहला कि जो साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन हुआ है वहाँ पे पेरोक्साइड नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जो कि पैरासीटामोल को इनएक्टिव कर देता है। दूसरा कारण ये हुआ कि पैरासीटामोल COX-3 एंजाइम्स को इनहिबिट करता है। COX-3 एंजाइम्स जो कि पेन और फीवर को कंट्रोल करता है। COX की अगर बात करें तो COX को साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स के भी नाम से जाना जाता है। COX 3 प्रकार के होते हैं, COX-1, COX-2 एंड COX-3। ज़्यादातर NSAIDs COX-1 और COX-2 पे काम करते हैं और इसी के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन भी शो करते हैं या दिखाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इन्फ्लामेशन, फीवर या पेन किस कारण से हमारे शरीर में उत्पन्न होता है और कैसे ये NSAIDs और पैरासीटामोल उसको कंट्रोल करता है या ठीक करता है। तो यहाँ देख पाते हैं किसी प्रकार के इरिटेशन, इंजुरी या इन्फेक्शन होने के कारण फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलाइपेज A2 के मदद से एराकीटोनिक एसिड का निर्माण करता है। फर्दर एराकीटोनिक एसिड साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स यानी कि COX-1, COX-2 या COX-3 एंजाइम से प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होता है और यही प्रोस्टाग्लैंडिन एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। जो NSAIDs ड्रग्स है बेसिकली इसी साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम्स को ब्लॉक कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिसके कारण एराकीटोनिक एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। जबकि अपना पैरासीटामोल ना कि COX-1 पे और ना ही COX-2 पे इनहिबिट करता है, बल्कि पैरासीटामोल जैसे कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि COX-3 पर रिस्पॉन्स करता है। पैरासीटामोल के इंडिकेशन के बारे में देखें कि ये किस कंडीशन में यूज किया जाता है, तो पहला कंडीशन है हेडेक। किसी प्रकार का भी हेडेक रहेगा, सीवियर टू माइल्ड टू सीवियर कंडीशन में भी पैरासीटामोल का यूज़ फ्रीक्वेंटली होता है। इवन माइग्रेन में भी पैरासीटामोल का यूज अलग अलग कम्बिनेशन के साथ, जैसे कि डोम्प्रिडोन के कम्बिनेशन के साथ यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, जैसा कि और हम लोग जानते भी हैं, ये बहुत कॉमनली यूज करते हैं कोल्ड में, फ्लू में, फीवर में, डिफरेंट ड्रग्स के कम्बिनेशन के साथ हम लोग पैरासीटामोल का यूज करते हैं। पैरासीटामोल का एंटीपायरेटिक एक्शन होता है, यानी कि ये बढ़े हुए बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे इसका इंडिकेशन या यूज़, तो माइल्ड मसल्स पेन, बैक पेन और आर्थराइटिस पेन में भी इसका यूज होता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है
कि पैरासीटामोल माइल्ड पेन्स में यूज होता है। अगर मॉडरेट टू सीवियर केस में अगर पेन है तो और अदर जो NSAIDs है उसका हम लोग यूज करते हैं, जिसमें कि डाइक्लोफिनाक, एसाइक्लोफिनाक और भी अलग अलग दवाइयाँ आती हैं। नेक्स्ट अगर देखें इसके यूज़ के बारे में, तो माइल्ड टू मॉडरेट अगर टूथ एक है यानी दांत में दर्द है तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं, और पीरियड में पेन है तो उस कंडीशन में, माइल्ड पेन है तो हम लोग भी उस कंडीशन में पैरासीटामोल को यूज करते हैं। अगर मॉडरेट टू सीवियर टूथ एक है तो मेफेनामिक एसिड का यूज करते हैं। वही अगर पीरियड में अगर पेन है तो उस कंडीशन में हम लोग, अगर सीवियर है तो डाइसाइक्लोमाइन प्लस मेफेनामिक एसिड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर डोजेस फॉर्म की तरफ देखें तो पैरासीटामोल टैबलेट के फॉर्म में, सस्पेंशन के फॉर्म में, इंजेक्शन और इन्फ्यूजन के फॉर्म में मार्केट में उपलब्ध है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जब भी पैरासीटामोल का सिरप चाहे सस्पेंशन को जब यूज करें तो उसको शेक कर ले बिफोर यूज करने से पहले उसको शेक कर ले या हिला ले, क्योंकि सस्पेंशन तो बेसिकली अगर अनडिस्टर्ब कंडीशन में अगर रख दिया जाता है तो वो धीरे धीरे उसका जो पार्टिकल्स है, उसका जो API है वो सेटल्ड हो जाता है अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बेस्ट मेथड यूज़ करने का ये रहेगा सस्पेंशन को, किसी भी सस्पेंशन को, कि उसको शेक कर लिया जाए यूज करने से पहले फॉर बेटर रिजल्ट। डोज में अगर देखें तो एडल्ट में मैक्सिमम 3 to 4 टाइम्स इन अ डे में दिया जाना चाहिए, जो कि 4000 mg या 4 ग्राम से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। दूसरा, अगर चिल्ड्रन के केस में बात करें तो 10 to 15 mg पर kg मैक्सिमम 3 to 4 टाइम्स इन अ डे दिया जा सकता है। सेफ्टी अलर्ट के बारे में अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग बच्चे में यूज़ कर रहे हैं तो इसे 2 महीने से छोटे बच्चों में ना यूज किया जाए, या अगर किसी बच्चे का वजन 5 kg से कम है तो उसमें भी यूज नहीं किया जाए। दूसरा, सेफ्टी अलर्ट्स में अगर देखें तो पैरासीटामोल 4000 mg पर डे अगर हम लोग लेते हैं तो सीवियर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, यानी कि ये पैरासीटामोल का ओवरडोज होता है। इस कंडीशन में लिवर डैमेज, स्किन रिएक्शन और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम भी देखने को मिल सकता है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट अगर देखें, पैरासीटामोल का नॉर्मल कंडीशन में भी ये दिख सकता है, ये इस प्रकार के साइड इफ़ेक्ट जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, डार्क यूरिन और येलोइश स्किन। ओरली अगर लेते हैं तो कैटेगरी B में पैरासीटामोल आता है, यानी कि ये सेफ़ है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, लेकिन इसको डॉक्टर के सुपरविज़न में ही लिया जाए। दूसरा, ये कैटेगरी C में रखा गया है। पैरासीटामोल को हम लोग इंजेक्शन के रूप में अगर हम लोग यूज करते हैं, और सर्टेन ड्रग्स हैं जिनके साथ भी अगर हम लोग यूज करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट देखने को विशेषकर मिलता है, जैसे कि एंटी कन्वल्सन ड्रग्स के साथ अगर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं तो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। आइसोनाइजाइड और वारफेरिन, एंटी कन्वल्सन ड्रग्स आइसोनाइजाइड जो कि एक एंटी ट्यूबरक्लोसिक ड्रग्स है, और वारफेरिन, अगर ये दवाइयाँ आप यूज कर रहे हैं तो जब भी पैरासीटामोल आपको रिकमेंड किया जाता है तो अपने डॉक्टर्स को ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, अगर ओवरडोज हो गया, अगर ओवरडोज हमने पैरासीटामोल का ले लिया तो प्राइमरली N-acetylcysteine यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू ट्रीट ओवरडोज ऑफ पैरासीटामोल। विल वर्क ओनली विद इन 24 आवर्स ऑफ ओवरडोज। 24 आवर्स के भीतर में ही ये N-acetylcysteine को यूज किया जाना चाहिए। उसके बाद फर्दर दूसरा प्रोसेस होगा जो कि आपको डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे या रिकमेंड करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कीप वॉचिंग।